फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब की नेमत है रमज़ान। दी मेमन टीवी एचडी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, एक बार फिर आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया और कि आपने हमारी इस ट्रांसमिशन को पसंद किया। और अब प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं हमारे उन तमाम करम फरमाओं और स्पॉन्सर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं, जिनमें शामिल हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में सुमेरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट टेम्पर पार्टनर्स। तो नाज़रीन किराम, आगाज़ करते हैं हमारी इस रूप ओवर महफिल का और चलते हैं नात और बयान की तरफ। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ए दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ए दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब,
तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा, ना शाम मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। इसी तवक्को में जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। इसी तवक्को में जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। निगाहे लुत्फ़ो करम न होगी, तो मुझ पे जीना हराम होगा। निगाहे लुत्फ़ो करम न होगी, तो मुझ पे जीना हराम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए तो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। इरशाद फरमाए तो रब ताला कुरान मजीद में कि बेशक आवने आंके गवाह ने खुशखबरी दीन वारो ने डर सुनान वारो बनाए ने मोकलुमिया, ताकि ए लोगों ने कि अल्लाह ताला मुखातिब है लोगों से, ताकि ए लोगों
आई अल्लाह ने इन जे रसूल ते ईमान गिनी छो ने रसूल जी ताज़ीम ने तौकीर करो ने सवाल सांजी जो अल्लाह जी पाकी बयान करो। अल्लाह ताला जो इरशाद है कि तुम फरमाओ, यानी कि ए हबीब आई फरमायो, अगर तुम्हारे बाप ने कि आइन जो पे तुम्हारे बेटे आइन जा बेटा ने आइन जा भाई ने बदी औरतों ने कुंबो ने कमाई ने के माल ने हर चीज़ जो जिन जो नुकसान जो डर आए आइन जी पसंद जो मकान ने ई चीज़ों अल्लाह ने इन जे रसूल ने इन जी राह में लड़न से वधारे प्यारी हुई तो रस्तो नारो। एॾा तक कि अल्लाह ताला पोते जो हुक्म गिनी छनू ने तुम्हें जल्द या देर अजाब में मुब्तला करेगा, लेकिन जल्दी या मोड़े आएंगे अजाब में मुब्तला करीनू ने। अल्लाह ताला फासिकों को राह नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला जो है फिस्क करने वाले के राह न तो दिए। अल्लाह अकबर। बदी चीज़ से वधी ने अल्लाह ने इंजे रसूल जी मोहब्बत जो है ये आइन जे वटे हुनी खपे ने। जॾहिं સુધી रसूलुल्लाह जी मोहब्बत नहीं होए तो अल्लाह जी मोहब्बत अचे नहीं सके। तो तॾहिं तो डॉक्टर इकबाल ही चुनता कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई वफ़ा करना तो अल्लाह ताला जो है आइंजे लेकर ने हर चीज़ करी ॾिनूं। जिड़ा विना उड़ाई की इज़्ज़त मिलनी अगर रसूल से मोहब्बत करो था, जिड़ा विना आइन से लोग मोहब्बत करना अगर रसूल से मोहब्बत करो था। लेकिन अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं तो दुनिया में कोई चीज़ आइन के जो है न दुनिया में न दीन में, न दुनिया के अंदर न आखिरत के अंदर न कब्र के अंदर आएंगे राहत मिलनी। जॾहिं સુધી કે रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करी नो। कब्र की राहत हुजूर जी मोहब्बत से, आखिरत में जो है अल्लाह ताला जी तरफ से इनाम ये हुजूर जी मोहब्बत से है, इनके बगैर की भी नहीं। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर फरमाया था कि ए उमर मिस कितनी मोहब्बत करे तो। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला चुनता कि या रसूलल्लाह आऊँ आइन से मुझी औलाद, मुझा मापे, मुझो माल हर चीज़ से वधारे आइन से मोहब्बत करा तो सिवाय मुझी जान जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता कि ए उमर जरे सीधी तू पोते जी जान से भी ज़्यादा मुझे से मोहब्बत नहीं करेगी ने तो जो ईमान कामिल नहीं। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता कि या रसूलल्लाह मुझी जान से भी वधारे आइन से मोहब्बत करा तो हुजूर फरमाता कि उमर तो जो ईमान कामिल थी वियो। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि अकड़ो शख्स ने सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी खिदमत में इस सवाल अर्ज़ करी कि या रसूलल्लाह क़यामत कॾहिं अचनी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तूने इंजले करी ने करो तैयारी करे। ये अर्ज़ करी कि या रसूलल्लाह आओ ने घणी नफली नमाज़ू, घणा नफली रोज़ा, सदक़ात जी कसरत ने इंजे अलावा कोई इबादत इंजी कोई ख़ास तैयारी तो नहीं मुझी, लेकिन आऊँ अल्लाह ने इंजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखा। तो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनके साथ तो के मोहब्बत आए क़यामत जे ॾींहुं तू उन्हीं के साथ थी ने, लिहाजा तुझे तो के फ़िक्र करन ने परेशान थीन जी कोई ज़रूरत नहीं। ऐं ॾाढो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पोते जी इबादत जे मथे नाज़ न करना हुआ, पोते जे रोज़ों जे मथे नाज़ न करना हुआ, रातों रात खौफ़ खुदा में रहना हुआ, लेकिन उन इबादत के मथे नाज न करना हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत ने अल्लाह जी मोहब्बत इनके पेश करना हुआ कि असां वटि कोई अमल न सिवाय अल्लाह ने इन रसूल जी मोहब्बत के। अल्लाह अकबर। पाण खे गौर करियो खपनू कि जॾहिं સુધી रसूलुल्लाह जी मोहब्बत नहीं होए अल्लाह जी मोहब्बत नहीं मिल सके। इश्क रसूल ही ज़िंदगी जी बका आहे,
लेकिन मरण जे बाद पंहिंजी बका इनमें जाए कि हुज़ूर जी मोहब्बत हुनी तो पाण खे बका मिलनी। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सच्ची ने पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए। जो ग़लती कोताही थी अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. खुशामदीद नाजरीन और ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब हमारी बारी है रमज़ान के इंतहाई अहम तरीन और बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट रमज़ान घराना की। और हमारी आज की इस घराना महफ़िल में जिन बाप बेटे को हमने दावत दी है, दोनों ही अपने अपने शोबों के इंतहाई अहम तरीन मकसद में लगे हुए हैं। एक ने ज़्यादातर समाजी खिदमत को अपना शोबा बनाया है और दूसरे ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में लेने की कोशिश की है। तो इस मिक्स एंड मैच को की गुफ्तगू जो है इनसे जारी रहेगी, लेकिन यकीनी तौर पर हमारे आगाज़ में हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे उन करम फरमाओं की जिनकी इश्तराक से ये लाइव ट्रांसमिशन आप सब तक पहुँच रही है, उनका नाम मैं लेना कभी ना भूलूँ। तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स,
थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर्स जिनके इश्तराक से हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है। नाज़रीन किराम, रमज़ान घराना में आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और समाजी शोबे में और ख़ास तौर पर कुतियाना मेमन एसोसिएशन के समाजी खिदमात की बात करूँ तो आप एक नहीं कई कमिटीज़ को हेड कर रहे हैं। आपने कुतियाना मेमन मेडिकल बोर्ड के आप बड़े ही कीन और सीनियर मेंबर्स में से एक हैं। डायलिसिस डिपार्टमेंट है, आप उसके कन्वीनियर हैं। कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के आप ट्रेजरर हैं, कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉर्प्स के और KMA की मैनेजिंग कमेटी के रुकन है, वोकेशनल सेंटर के चेयरमैन हैं, शादी मदद के चेयरमैन हैं और न जाने कितनी दूसरी कमेटीज़ के साथ कहीं ना कहीं मोहतरम हाजी उस्मान परदेसी साहब के साथ शाना बशाना खिदमत में मशगूल हैं जनाब मोहम्मद अकील गाड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई बहुत शुक्रिया आज के वक्त में, क्योंकि रमज़ान में इफ्तार से पहले के इस टाइम में तमाम ही मेहमानों की कोशिश होती है, बल्कि आप जैसे मेहमान तो मुख्तलिफ जगहों पर किसी न किसी अंदाज में मसरूफ़ भी रहते हैं इंसान की खिदमत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप, हमारे साथ बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी, अपने प्रोग्राम में बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। अली गोडल का बहुत शुक्रिया, मेमन TV HD का माशाल्लाह जिस तरह से वो आगे बुलंदियों को छू रहा है, अमेजिंग, ज़बरदस्त। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके फरमा बरदार साहबजादे किसी आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में थामे और इनसे भी बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू इस एतबार से कि आज नौजवानों के लिए रोल मॉडल के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप 3D एनिमेटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, AI की तरफ से को भी समझने की कोशिश करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ मुंसलिक हैं, फ्रीलांसिंग भी करते हैं। इस छोटी सी उम्र में बहुत सारे काम कर चुके हैं और बहुत कुछ करने का अज़म लिए हुए हमारे साथ मौजूद हैं शाह सुनैन गादिर। शाह सुनैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और आज के इस स्टूडियो में वालिद मोहतरम के साथ बैठना। शायद इससे पहले आप स्कूल में ही बैठे होंगे, आज आप स्टूडियो में बैठे हैं हमारे साथ। तो मैं आगाज़ आपसे करूंगा शाह सुनैन, क्योंकि अब्बू की समाजी खिदमात के हवाले से का एक तवील सफ़र है, लेकिन मैं चाहूँगा कि शाह सुनैन जो है उसके दादा के बारे में मैंने सुना और जो अभी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई। नाज़रीन कराम, किस तरह से एक जीन जिसे हम कहते हैं ना कि एक जो शौक़ होता है ना वो ट्रैवल करता है हमारी विरासत के अंदर। तो आपने नाम सुना होगा और हम ही नहीं, हमें प्राउड है मोहतरम मरहूम अब्दुल गफ्फार गाडित फ़ोटोग्राफ़र। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा नाम फ़ोटोग्राफ़ी की हिस्ट्री का। आज से 27 साल कबल तो इनका इंतकाल हुआ है, लेकिन इससे पहले तमाम सरकारी प्रोटोकॉल्स में, तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में, प्रेस के हवाले से देखा जाए एक बहुत बड़ा नाम, बड़े नामवर हमारे हुक्मरानों के साथ इनका करीबी रिश्ता रहा था। और मैं कहूँ कि शायद ऐसे ही वो लोग हैं जिनकी नेक्स्ट अगली नस्लें इतनी ही जो है वो समझदार और बासलाहियत हुआ करती हैं। तो ये तोहफ़ा आपको मिला एक्चुअली आपके दादा की विरासत से है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, शौक़ कब पैदा हुआ आपको शाह सुनैन? जब शौक़ मुझे पैदा हुआ बीच में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में काफ़ी मुझे टाइम मिल रहा था कि कुछ ना कुछ करने का, क्योंकि इससे पहले तो पढ़ाई में पूरा दिन गुजर जाता था, तो कुछ खुद को पहचानने का ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था। लॉकडाउन में जब हम फारिग हुए, पूरा दिन घर पे होते थे, मैंने सोचा कि अब मैं अपने लिए कुछ करूँ जिसमें मुझे मज़ा आए, क्योंकि पढ़ाई में बस कर रहे होते थे, इतना मज़ा नहीं आ रहा होता था। तो लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया, तो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए, व्लॉग्स बनाना शुरू किए। इसके बाद मुझे इमरान अली दीना GFX मेंटर के नाम से मशहूर है, उनसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, ऑनलाइन ही सीखी जी, यूट्यूब से ही, मतलब यूट्यूब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखी। इसके बाद सैलानी में कुछ कोर्सेज़ आए, वो फ्री में कोर्सेज़ करा रहे होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई, वहाँ से फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का प्रॉपर मैंने कोर्स किया 6 महीने का। फिर इसके बाद फिर मैं जो काम भी शुरू किया, मैंने फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ्रीलांसिंग की और अच्छे पैसे मिलना शुरू हुए। तो मैंने बोला अब ये काम तो क्या बात है, पैसे मिलना शुरू हो जाए। और बच्चे को जब पैसे कमाने का जुनून पैदा होता है ना, तो नाज़रीन मैं कहता हूँ कि पैशन के साथ, अब तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ये देखिए एक बच्चा जो है, कम उम्र बच्चा जो है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से एक कारोबार शुरू कर देता है, यानी कि फ्रीलांसिंग का काम शुरू करता है सिर्फ अपनी सलाहियतों के और अपने शौक़ के बलबूते पर। फिर ट्रैवल कैसे हुआ? इसके बाद अच्छा, इससे पहले मैं बताऊँ कि कोर्स करने से पहले मैं अपने इलाके में कुछ वो इंस्टीट्यूट थे, वहाँ जाके मैं देखता था कि कितने के कोर्सेज हो रहे हैं। जी। और वहाँ काफ़ी महंगे कोर्सेज हो रहे होते थे। मैं बोला यार इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। तो यूट्यूब से ही सीखते हैं। फिर जब सैलानी ने ऑफ़र किया तो वहाँ मैं गया और बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया, मतलब उन्होंने ऐसा सिखाया कि इंस्टीट्यूट के लेवल का सिखाया, ऐसा नहीं कि बस फ्री में पढ़ा रहे तो ज़बरदस्ती का बस बच्चों को पढ़ा दो।
और वहाँ पे सबके लिए होता था ये कोर्स, सिर्फ वो ज़रूरतमंदों के लिए नहीं बल्कि मिडिल क्लास और सब कोई भी आ सकता है, वो जिसको बस आपको सीखने का शौक होना चाहिए। अच्छा, आपने जो है सैलानी का एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया था और उसमें टॉप 15 लोगों को लैपटॉप अवार्ड दिया गया था, 15 विनर्स उसमें से आप उसमें शामिल थे? जी, मुझे इसमें भी शामिल। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा था हमारा। क्या था उसमें, आपने क्या बना के दिया था? इसमें मैं बताता हूँ, वो क्या नाम है, एक्सपो सेंटर पे पूरा उन्होंने कंपटीशन रखा था, सारे बच्चों को बुला के सब अपने अपने लैपटॉप लेके आए थे घर से। उन्होंने हमें 2 टॉपिक्स दिए। एक था क्या आपको कितने बच्चे होंगे तकरीबन उसमें? तकरीबन अच्छा, इससे पहले एक टेस्ट लिया था उन्होंने, उसमें बहुत सारे बच्चे थे। जी। उन टेस्ट के बाद कुछ सिलेक्शन हुई। अच्छा, सिलेक्शंस हुई थी, उनका कॉन्टेस्ट ऑडिशन हुआ पहले, इसके बाद ऑडिशन हुआ, मेन कॉन्टेस्ट हुआ जी। फिर इसके बाद 15 जो सिलेक्ट हुए उनको ये विनर लैपटॉप दिया गया। जी, लैपटॉप दिया गया। क्या प्रोजेक्ट क्या था? आपको दो टॉपिक्स दिए थे। एक कोरियर या आईटी से रिलेटेड आपको पूरी ब्रांडिंग करनी थी, ठीक है, यानी इनकी लोगो डिज़ाइन, नेम सिलेक्शन, लोगो डिज़ाइन, कार्ड डिज़ाइन, जितनी भी ब्रांडिंग में सारी चीज़ें आती है ना, वो सब आपको बनानी थी 5 घंटे का टाइम। नई कंपनी शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तमाम चीज़ें हमें 5 घंटे के अंदर करनी थी। 5 घंटे में उधर ही लाइव। अब शुरू में तो हम लगा 5 घंटा टाइम है, आराम से हो जाएगा। जब करते करते टाइम गुजरता गया, टाइम कम होता गया, स्पीड में हमने काम किया, बस 5 घंटे में किसी तरह हमने कंप्लीट कर लिया। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, लेकिन हम थे इंडिविजुअल, सब अलग अलग थे। समझ रहा हूँ जी। हमने काम शुरू किया, 5 घंटे में इसको ख़त्म किया। फिर इसके बाद जजेस आए, उन्होंने चेक किया काम, तो जजेस से तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन जज ने मुझे थोड़ा डरा दिया था कि आपकी बहुत सारी गलतियाँ हैं और ये वगैरह। मुझे मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि शायद हो भी जाए, शायद ना भी हो। सही। फिर जब अनाउंस हुआ तो उसमें मेरा नाम अनाउंस हो गया। और ये वो खुशी तो है, वो इतनी होती है, क्योंकि कई जगहों पे जब कुछ चीज़ों की उम्मीद कम हो और फिर आपको जब वो रिस्पॉन्ड मिलता है और आपको वो इनाम मिल जाता है, आप विनर गिरदान दिए जाते हैं, तो उसकी बात ये अलग होती है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, तो मैं चाह रहा हूँ अभी थोड़ा सा अकील साहब को थोड़ा सा और आराम करने दूँ, आखिरी सवाल भी पूछ लूँ। आपका फैमिली पैशन, आपके, मैं अगर दादा की बात करूँ, मोहतरम अब्दुल गफ्फार गाडिद साहब की मैं इनको खराज तहसीन इसलिए भी पेश करना चाहूँ कि उन्हीं के 2 सपूत आज, उन्हीं की फैमिली आज घराना मेरे साथ मौजूद है कि ये उन फोटोग्राफर्स में से थे जिन्होंने कुछ चीज़ें उस वक्त के लोगों की सहूलत के लिए ईजाद की हैं। डबल कैमरा को एक साथ स्विच कराना जो है, एक ज़माने में वो मशीनों से भी नहीं हुआ करती थी, शायद हो सकता है कि पीटीवी में किसी ज़माने में हुआ करती हो, उसको अपने अंदाज में, एक देसी अंदाज में मैनुअली कन्वर्ट करना जो है ना, ये उन्होंने अपने तौर पर अपने स्टूडियो में नस्ब की थी। खरा दर की मैं बात कर रहा हूँ, और नो डाउट किस पाए के और किस आला पाए के प्रेस और जो है ना सरकारी प्रोटोकॉल के साथ फोटोग्राफर थे। वो फोटोग्राफी का शौक भी आपके अंदर जो है वो मौजूद रहा किसी न किसी अंदाज में, और आपने इसमें भी ताले आजमाई की है? जी, इसमें भी मैंने हम गए हुए थे पाकिस्तान टूर पे। जी। पाकिस्तान टूर पे अब फोटोग्राफी हम वहाँ, उससे पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन वहाँ भी मैंने फोटोग्राफी की। वहाँ सीनरी, हाँ, वहाँ सीनरी होती है और वहाँ अलग ही पिक्चर्स आ रही होती हैं, तो वहाँ भी मैंने फोटोग्राफी की थी। फिर जब हम वापसी आए तो कुछ महीनों बाद एक कॉम्पिटिशन आया संबारा आर्ट गैलरी में, वहाँ पे फोटोग्राफी का मतलब वो था, आपने अपने फनपारे भेजने थे? जी, वहाँ पे हमने सबमिशन भेजनी थी, उधर हमने भेजा तो उसमें से मेरी एक फोटोग्राफी सेलेक्ट हो गई। अच्छा। और वहाँ पे एग्जीबिशन था फोटोग्राफी का, और सारे बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के साथ मेरी भी पिक्चर लगी हुई थी, मुझे इनवाइट किया गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा वो भी हमारा। तो देखिए, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। आप मतलब एक शख्स जो है वो घूमने के लिए या सैर व तफरी के लिए पाकिस्तान टूर पर जाता है, वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लेके किस एंगल से ने वो तस्वीर ली होगी कि ये एक आर्ट गैलरी का हिस्सा बनी, एक आर्ट कंपटीशन का हिस्सा बनी, और बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के साथ हमारे इस नौजवान सुनैन गाडिद की जो है ना वो तस्वीर लगी, तो ये हम सब के लिए फ़ख्र है। यू बी प्राउड ऑफ यू यार। हमें आज का जो ये प्रोग्राम है हम शाह सुनैन गाडिद के नाम करते हैं कि जिन्होंने इतनी कामयाबियाँ इस छोटी सी उम्र में हासिल की हैं। दुनिया अभी बाकी है, और AI तो एक आपको पता है एक रेवोल्यूशन है दुनिया के अंदर। आगामी दिनों में शाह सुनैन से मजीद गुफ्तगू भी होती रहेगी, और हम और बच्चों को भी रोल मॉडल तौर पे एज एन रोल मॉडल जो है आपको पेश भी करेंगे। थोड़ी सी बात, क्योंकि अबू आए हैं हमारे साथ, तो अकील साहब फिर यकीनी तौर पर इनकी एक तवील फहरिस्त है। अकील भाई, मैं पहले तो ये पूछूंगा कि डायलिसिस डिपार्टमेंट के आप चेयरमैन हैं, आप जो है ट्रेजरर हैं, आप जो है KMSC की मैनेजिंग कमेटी के रुकन हैं, वोकेशनल सेंटर को आपने बिल्ड किया है और आप कोशिश कर रहे हैं कि ये आगे से आगे चलता रहे। आपका जो ये सेंटर है, शादी मदद में आप हैं और राइट हैंड है। आप अपना काम कब करते हैं? कितना वक्त मिलता है? मैं कह रहा हूँ नो डाउट कि ये इतनी सारी सर्विसेज को एक साथ और इतनी कामयाबी के साथ हाजी उस्मान परदेसी साहब आप जैसे लोगों पर रश करते हैं और फ़ख्र करते हैं, तो यकीनी तौर पर
ये तो अल्लाह के काम अल्लाह करता है, ये तो मुझे पता है। बंदे के तो सिर्फ हाथ होते हैं, काम तो अल्लाह हमसे करवा रहा होता है, और अल्लाह ताला किसी को चुन लेता है इंसानी खिदमत के लिए। तो ये इससे करोड़ों अरबों लोगों में से अगर चंद लोगों को चुन के इंसानी खिदमत पर लगाता है तो ये इसका करम है और हमारा फ़ख्र है। लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट में मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप किस अंदाज से आगे बढ़ते हैं। तब भाई ये सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा है, कई लोगों मुझे पूछते हैं यार अकील तुम किस तरह से मैनेज करते हो, तुम बिजनेस भी कर रहे हो अपना, बच्चों को भी जो भी बिजनेस तुम्हारे हैं, इंटीरियर भी कर रहे हो, चश्मे की दुकान भी तुम चला रहे हो, फिर ये भी, और जमात में, हॉस्पिटल में, 3 जगहों पर किस तरह करते हो। मैं कहा यार मुझे यकीन करें मुझे आज तक खुद समझ में नहीं आया ये किस तरह से मैनेज होता है। ये सब अल्लाह की मदद आती है। ज़रा हम अब किसी का काम करते हैं, गरीबों का काम के निकलते हैं, आप एक कदम बढ़ाएं अल्लाह आपके रास्ते खोलते चले जाते हैं। तो यही मेरे साथ भी है, और सारे काम प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, होते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर मैं हूँ नहीं भी हूँ तभी भी होते रहेंगे। दुबई इंटीरियर डिज़ाइन आपका एक बड़ा ब्रांड भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से आप आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं कि इसका मतलब है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है, और नाज़रीन कराम बिना टीम के ये हो नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छी टीम बिल्डर जो है ना हमारे सामने, आपने शायद टीम ऐसी बना ली है कि अब किसी जगह पर आपका फोकस थोड़ा कम भी हो तो वो काम जो है वो कुदरती तौर पर हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि आपकी टीम पावर जो है, टीम बिल्डिंग जो है ना आपका, ये बड़ा खासा है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल ऐसा। पूरी टीम हमारे पास है जो काम कर रहे होते हैं, सारा फोन कॉल पे, आजकल तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आपने देख लिया काम हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपने गाइडेंस दे दी, वो काम हो जाता है। इससे ज़रा हॉस्पिटल में भी जब मैं 2017 में मुझे डायलिसिस डिपार्टमेंट चेयरमैन बनाया गया था, तो उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कंप्यूटराइज वगैरह कुछ मैनुअल सारा काम सिस्टम था। तो मैंने 2-3 महीने कंटिन्यू मैं वहाँ पे गया हूँ, और सारे जितने भी पेशेंट तब तक मैं 80 पेशेंट हैं वहाँ पे डायलिसिस डिपार्टमेंट में, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस करते हैं। 99% फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ लोग हैं जो चंद पैसे देते हैं, बाकी तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जिक्र किया कि आपको 8-10 साल 12 साल पहले जो है आप तकरीबन डायलिसिस सेंटर के हेड बने। 2017 जी 17 तकरीबन 10 साल के करीब ऐसा हो गया, 8-10 साल। इन 8-10 सालों में जो चेंजेस आई हैं, आप जब गए उस डायलिसिस सेंटर के हेड बनने के लिए और आज का डायलिसिस सेंटर, क्या तब्दीली रूनुमा हुई है अब तक की? उसमें भी कुछ थोड़ा सा वो है, इसमें थोड़ी स्टोरी छोटी सी है। हाँ प्लीज। कि डायलिसिस डिपार्टमेंट में मैं अपनी वालदा को लेके जाता था। मेरी वालदा की जो ना किडनी फेल हो गई थी, 7 साल में अपनी वालदा को वो कुतियान हॉस्पिटल में डायलिसिस डिपार्टमेंट में लेके गया हूँ, जब मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो मैं वो देखता था चीज़ें कि यार ये चीज़ें जो है ना इसमें काम होना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, ये स्कोर अच्छा करना चाहिए। तो मैं बहुत फुदकता था कि यार कोई कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाए, या मुझे कोई ऐसा वर्कर मुझे बना लिया जाए कि यार ये मैं छोटा सा काम जो मैं बताऊँ आपको वो आप कर दें वो काम। तो हारून पहला उस वक्त वहाँ हुआ करते थे, तो मैं उनको जाता था, मैं उनको मामू बोलता हूँ, मामू यार ये डायलिसिस डिपार्टमेंट ये मसले मसाले हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हमको सही करना पड़ेगा, तो आप मुझे कोई ऐसा छोटा सा कोई वॉलंटरी बना लें कि मैं आपको आके बताऊँ भाई ये प्रॉब्लम्स हैं। तो वो बोलते यार तू तो यहाँ का चेयरमैन है, तू फिक्र ही नहीं कर, तू ये कुर्सी तेरी है। अच्छा, क्या बात है। तो बस वो बोलते थे और फिर काम भी हो जाते थे, लेकिन वो मुझे ये बोलते जरूर थे कि यार ये कुर्सी तेरी है, तू चेयरमैन है यहाँ का। और फिर काफ़ी पुरानी बात है। फिर इसके बाद वो बाद वक्त गुजरता गया, फिर मेरी मम्मी का डेथ हो गई। इसके बाद फिर मेरी एक कोशिश थी कि या तो मैं किसी मकाम पे पहुंच जाऊं कि मैं इसको डेवलप करूं, या मैं कुछ भी करूं, किस तरीके से ये काम हो जाए, किस अंदाज में ये खिदमत को जारी रखूं। 2017 में जब हाई समझ हॉस्पिटल में जो है इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आप जो है ना अकील तुम जो है ना ये अपना डायलिसिस डिपार्टमेंट संभाल लो, और 2-3 चीज़ें और दी कि ये भी संभालो, ये भी संभालो, ये भी संभालो, थैलेसीमिया संभाल लो, ओटी संभाल लो। तो मैंने कहा कि उस वक्त मीटिंग थी बड़ी, मैंने कहा ठीक है सब। फिर उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा सब मुझे सिर्फ डायलिसिस डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे ये दे दो। तो वहाँ से फिर बोला क्या करना, मैंने कहा हाँ मुझे ये बनाना। फिर उसमें उन्होंने बोला ठीक है तू संभाल ले। तो ये भी कर, मैं कहा नहीं, सिर्फ एक चीज़ करूँगा जो मैं टाइम दे सकता हूँ वो काम मैं करूँगा। और वो दिन है, और नो डाउट मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, लेकिन डायलिसिस में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। लेकिन हमने सुना है कि आपका फैमिली एक्सपीरियंस किसी भी किस्म का हो, क्योंकि इनकी वालदा मोहतरमा को डायलिसिस का आर्जा था और डायलिसिस की ज़रूरत थी, उन्होंने इसको सिर्फ अपनी फैमिली की हद तक महदूद नहीं रखा, और बहुत सारी माओं को ज़रूरत थी किसी ऐसे डायलिसिस सेंटर की जिसमें कोई कमी बेशी ना हो, और अगर है तो उससे दूर करने के लिए ऐसे लोग भी मौजूद हों। तो इन्होंने अपने उस फैमिली एक्सपीरियंस को, अल्लाह पाक इनकी वालदा को गरीक रहमत करे और उन्हें आला दर्जात दे, सदका जारिया है ऐसे बच्चे जो उस बीमारी की वजह से दूसरी माओं को इन बीमारियों से और उन आसानियों पहुंचाने के लिए इस इदारे को संभाल रहे हैं। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या तब्दीलियाँ करने का अज़म लिया था और कितनी हद तक अकील भाई इसमें कामयाब भी हुए। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होती हैं, रमज़ान घराने के सिलसिले को जारी रखते हैं।
खुशामदीद नाज़रीन रमज़ान घराना में, और हमारे साथ इंतहाई काबिल बाप बेटा आज के इस घराना सेगमेंट का हिस्सा बने हुए हैं। और अकील गाजी साहब से बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू पर मैं मौजूद था कि डायलिसिस सेंटर का क़याम तो हो चुका था, लेकिन उसमें जो भी तब्दीलियाँ रूनुमा करना चाहता था अकील गालिद, क्या अकील गालिद को वो फ्री हैंड मिला जमात की तरफ से, और वो जो करना चाहते थे, जो ख्वाब देखा था, उसमें कितनी हद तक अकील गालिद कामयाब हुए? डायलिसिस डिपार्टमेंट में काफ़ी काम की ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 17 साल हो चुके थे वो चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक नया ज़माना, नया दौर, नई चीज़ें, हर चीज़ हम जो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो मेरे जहन में चीज़ें थी, तो मैंने हाजी समद परदेसी हमारे सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि अकील तुझे जो करना है, जिस तरह से चाहे, जिस तरह तुझे बनाना तो बना, तेरे पास सारा पावर, तेरे सारा इख्तियार है, सारा इख्तियार दे दिया। फिर इसको मैंने पूरा इसको रेनोवेट किया, इसमें मार्बल थे, इसको टाइल्स लगवाए, फॉल सीलिंग वगैरह, पाइप लाइनें कुछ ख़राब हो गई थी, सारी फूड ग्रेड 17 फूड ग्रेड की पाइप्स उन्होंने मैंने इंस्टॉल करवाए, वॉल्व्स सारे जो है ना, वो जारी बात है 17 साल हो चुके थे उन चीज़ों को, वो सही ड्रेनिंग बेड वेड सारी पूरा टोटली बिल्कुल रेनोवेशन पूरा कर दिया। जैसे टीवी रखा हुआ था एक डब्बा जो पहले हमारा चलता था, अब जारी बात है दौर चेंज, अब वो LCD का ज़माना है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमने नए दौर में लेके कितने पेशेंट का एट ए टाइम डायलिसिस हो सकता है? कितनी मशीनें हैं? हमारे पास तकरीबन 10 मशीनें हैं और 12 मशीनें हमारे पास। 12 पेशेंट एक साथ डायलिसिस का तकरीबन 4 घंटे का प्रोसेस होता है। और 4 घंटे तो एक दिन में या एक माह में कोई अंदाजा है अकील साहब के कितने लोग जो है इससे मुस्तफीद? हमारे पास तकरीबन 80 के करीब पेशेंट मेरे पास हैं जो रजिस्टर्ड है। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और एक शिफ्ट में तकरीबन 12 लोग एक साथ होते हैं। 4 घंटे की हमारी एक शिफ्ट होती है। फिर 4 घंटे के बाद 1 घंटा हम लोग इसको मशीन को रिफाइन करने के लिए, साफ करने के लिए प्रोसीजर होता है टेक्निकली, वो 1 घंटा देते हैं उनको। फिर दोबारा से 4 घंटे लगते हैं। इस तरह हमारी 3 शिफ्ट अभी हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपने 80 पेशेंट रजिस्टर्ड की बात की है, कितना ये एक महंगा तरीन प्रोसेस है। बहुत। आप जनरल अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं तो, और आपने बताया कि आपका 90% से ज़्यादा जो है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कैसे मैनेज होता है ये नंबर 1? और एक आम हॉस्पिटल में और आपके हॉस्पिटल में क्या रेशो है पेशेंट का फ्लो? हम लोग इस वक्त पर डायलिसिस 3000 रुपये चार्ज करना। फर्स्ट डायलिसिस जो होता है, जो नया बंदा आता है तो फर्स्ट डायलिसिस 3000 रुपये का होता है। उसके बाद फिर 2000 रुपये चार्ज करते हैं। और ये हम लोग मतलब कराची का मैं कह रहा हूँ शायद हम लोग अंडर कॉस्ट उनसे लेते हैं जो दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब मतलब हमारा रेट फिक्स है इस तरह का, कोई अगर आया जो अफोर्डेबल वो देता है तो वो 2000 रुपये देगा। ठीक है। और ये हम लोग अंडर कॉस्ट है अभी भी। समझ रहा हूँ बिल्कुल। इसमें कोई कितना, वही मैं कह रहा हूँ कि कितना बजट है, कितना खर्च करना पड़ता है आपको, और कितना अगेंस्ट में इसके आता है? आप कहीं और अगर चले जाएं किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में तो कम से कम जो 7000 रुपये, 9000 रुपये, 8000 इस पर शिफ्ट के एक डायलिसिस के होते हैं। इसके अलावा इस पर इंजेक्शन लगते हैं क्योंकि ब्लड की इस पर कमी हो जाती है। खून जो है ना लगाना पड़ता है, खून भी लगता है। इसके अलावा इंजेक्शन लगते हैं इसमें ताकि खून की कमी ना हो। मतलब समझ लें कि 70-80 हज़ार रुपये एक बंदे का खर्चा है 1 महीने का, जो कि इस दौर में अगर कोई लाख रुपये भी कमा या 2 लाख भी कमाता वो नहीं कर सकता। 70-80 हज़ार रुपये, 70-80 हज़ार रुपये नाज़रीन कराम एक के लिए कोई हफ्ते में 2 मरतबा, कोई हफ्ते में 3 मरतबा। बिल्कुल ऐसा ही। ये सारे प्रोसेस को कितना आसान बना दिया KMA मेडिकल बोर्ड ने और इनके डायलिसिस सेंटर ने और अकील गाजी साहब ने, कि शायद आज मैं कहता हूँ कि आज के दिन में ऐसे लोग जो है ना फरिश्ता सिफत लोग हैं जिनकी जो इतनी आसानियाँ इस मर्ज़ में, किसी भी घर में कोई छोटी सी परेशानी या मर्ज़ भी अगर किसी को लाक हो जाता है तो वो पूरा घराना परेशान होता है। लेकिन ये डायलिसिस का मर्ज़ जिसमें कहते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई हल नहीं है इसको लाइफ टाइम जो है वो डायलिसिस पे रहना पड़ता है। क्या ये बात सही है कि अगर किसी का डायलिसिस किसी भी वजह से हुआ है तो इसके बाद रिकवरी के चांसेस इतने ही हैं कि आपने डायलिसिस तो मुस्तकिल कर रखना है, या ऐसे पेशेंट कोई आपकी नज़र में गुजरे कि डायलिसिस के बाद जो है वो फिर इनको अब डायलिसिस की जरूरत ना पड़? रुक गया। बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है। बातों का ऐसा होता है कि किडनी दोबारा से फंक्शन हो जाती है। तो कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं कि बिल्कुल ही ठीक हो गए, कुछ ऐसे हैं कि 1-2 साल इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, 1-2 साल नहीं पड़ी, फिर दोबारा से इनकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने बदपरहेजी की तो दोबारा से इनको ज़रूरत पड़ी। इस मामले में अहमद चुनाई साहब हमारे जो मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन हैं, सलीम रूमी हमारे वाइस चेयरमैन हैं, बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए। कोई भी काम होता है किसी भी किस्म का तो वो कहता है अकील डोंट वरी, आपको जो करना है आप बिल्कुल अपने हिसाब से करें। अहमद चुनाई साहब और सलीम रूमी साहब दोनों ही कदावा शख्सियात हैं कम्युनिटी की और सोशल सेक्टर की सितारे इम्तियाज़ जो है वो अहमद चुनाई साहब हम सब के लिए बाइज़ फ़ख्र हैं। बिल्कुल सर,
वोकेशनल सेंटर की थोड़ी सी बात कर लूँ मैं आपको, क्योंकि इतने सारे आपके पोर्टफोलियो हैं, तो मैं ऐसा ना हो कि मेरा प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाए और आगे गाजी साहब से मैं बगैर तशनी के लिए ही कुछ सवाल किए बिना इनको जाने दूँ। वोकेशनल सेंटर में किन किन शोबों में काम कर रहे हैं और किस हद तक कामयाब हुए बच्चियों को उस वोकेशनल सेंटर में आप अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे? वोकेशनल सेंटर में जो है ये भी काफ़ी 2017 या 2016 में शायद आई समूह परदेसी ने पहले यहाँ पे डिस्पेंसरी हुआ करती, किस ज़माने में हुआ करती कुतियाना डिस्पेंसरी, वो काफ़ी सालों से भी बंद थी। तो आई साहब ने कहा कि इसको कुछ ना कुछ हम यूज़ करें, तो यहाँ पे सेंटर खोला के वो कर। अभी इस वक्त हमारे पास जो है ना वहाँ पे मेहंदी सिखा रहे हैं बच्चियों को। मेहंदी का कोर्स इस तरह से करवाने के बच्चियाँ सीख कर अपने घर में बैठ के मेहंदी लगाएं और अपना रोज़गार कमाएं। बिल्कुल। इसके अलावा ब्यूटिशियन का कोर्स करवा रहे हैं। ब्यूटिशियन में ये एक एडवांस कोर्स है, बेसिक है, सारी चीज़ें मतलब अच्छे किस्म का जो होता है ना एक सलून, उस तरह का पूरा बना हुआ हमारा, बिल्कुल VIP वेल इक्विपमेंट। तो उसमें भी ये कि बच्चे सीख के घर में अपने जो है ना वो दुल्हन वगैरह तैयार करना है, वो करना, अपना रोजगार घर में कर सके, वो काम हमने करने की कोशिश की कि बच्चियां घर में बैठ के काम कर लें। अच्छा, एक बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है कम्युनिटी का भी, और बल्कि मैं ज़ाती हैसियत में तो इसे हमारा प्लस पॉइंट समझता हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कुछ ख़वातीन और नाजरीन के दरमियान जो सुनने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो नॉन मेमन कम्युनिटी के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि मेमन कम्युनिटी के तमाम सर्विसेज जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेमन बरादरी के लिए होती हैं। आपके इस वोकेशनल सेंटर में, आपके इस डायलिसिस सेंटर में मेमन बरादरी ही को आप केयर टेकर करते हैं या इसके अलावा भी और कम्युनिटी भी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी आ जाए हमारे पास, कोतियाने वाला आ जाए या किसी भी और बरादरी से आ जाए, या मेमन ना हो, इवन के मुसलमान ना हो, ऐसा नहीं है कि हमसे मेमन हो। जो भी अभी हमारे पास एक रिसेंटली एक कोई एसोसिएशन आई है, वो हिंदू कोई है, तो उन्होंने हमसे कोलैबोरेशन किया और तकरीबन 25 के करीब बच्चे उन्होंने हमारे इदारे में भेजी है उन्होंने, तो हम इनको भी फैसिलिटी कर रहे हैं। बिल्कुल। नाज़रीन कराम, मैं इसे बताने की ज़रूरत है कि क्योंकि हमारा ओल्ड सिटी एरिया खड़ादर का जो है वो मिक्स एंड मैच है, वहाँ पे कई कम्युनिटीज़ आबाद हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग हैं, वहाँ मेमन कम्युनिटी बहुत कम तादाद में आबाद है। उन इलाकों के अंदर सराउंडिंग और वेसिनिटी के अंदर रहते हुए तमाम लोगों को बिला तफरीक रंग व नस्ल और मजहब, बिल्कुल, अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, मेडिकल के शोबे में अलग, वोकेशनल सेंटर में अलग, जहाँ ये बता रहे हैं कि एक NGO जिसका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, वो भी आके आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं और अपनी बच्चियों को यहाँ भेज रहे हैं। तो ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी हमारा जो इंटरेक्शन जो है ना, यही मुल्क को आगे ले जाएगा और हमारे दरमियान ये जो तफरीक है ना, इसको कम करने में बेइंतहा मदद मिलेगी। शादी मदद आप के भी आप हेड हैं, और नो डाउट ये हमारी कम्युनिटी में कमो बेश तमाम ही जमातें जो है ना वो बहुत अच्छे से कर रही हैं, और ये एक अहम तरीन सेगमेंट है। जी बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात बंद मुट्ठी जिसे कहते हैं कि राजदारी जो है ना, ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है। ऐसे ही आपके मजबूत दिलो दिमाग वाले लोग, मजबूत पेट वाले लोग जिसे कहते हैं ना, इन्हीं को ये काम दिया जाता है और सीनियर लोगों को ये काम दिया जाता है, क्योंकि इसमें किसी की थोड़ी सी भी बारीकी या लीकेज जो है वो किसी घराने को तबाह बर्बाद कर सकती है। तो पहले तो ये बताइए कि आपका कोई क्राइटेरिया है इसका कम्युनिटी के लिए? यकीन तो ये सर्विसेज कम्युनिटी के लिए होती है हर जगह पर, क्योंकि ये बड़ा महंगा सब्जेक्ट होता है। तो इसको आप किस लेवल की जो है ना, किस लेवल की मदद आप शादियों में करते हैं? शादी में ये कि हमारे पास जिस तरह अगर दोनों कुतियाने वाला है, मेमन है, तो उनके लिए एक अलग बजट मुख्तस किया हुआ है। अगर आदमी कुतियाने का है और बीवी जो है वो दूसरी बरादरी की है, उसके लिए एक अलग बजट है। इस तरह से मिक्स एंड मैच काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि औरत कुतियाने वाली है, आदमी किसी और कम्युनिटी का है, तो उसके लिए एक अलग बजट है, डिफरेंस है, पूरा एक बना हुआ है हमारा, उस हिसाब से हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। इसमें फर्नीचर से लेके दीगर तमाम चीज़ों तक ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं? नहीं, मतलब कुछ चीज़ें एक मखसूस अमाउंट दिया जाता है, आपने स्लैब बनाया, अमाउंट पर स्लैब बनाया, उसी अंदाज से उसको मदद की जाती है। जी। अच्छा, अब लास्ट एंड फाइनल कुछ सवाल ऐसे करूँगा मैं आपसे कि कुतियाना मेमन एसोसिएशन एक अरसे से पुरानी तरीन और बड़ी जमातों में से है, कि जिसमें कहता हूँ कि मेमन कम्युनिटी को जो अहबाब ज़्यादा करीब से नहीं जानते कि कुतियाना मेमन जमात जो है, कुतियाना मेमन एसोसिएशन जिसे नाम दिया गया है, ये बहुत बड़ी जमातों में से एक है मेमन कम्युनिटी की, और ज़्यादातर इनकी आबादगारी भी उसी ओल्ड सिटी एरिया खरादर से हुई है, पर वहीं से माइग्रेट होते हुए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कुतियाना मेमन एसोसिएशन के लोग, कुतियाना बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपना मुनफरिद मकाम बनाए हुए हैं। हालिया दिनों में हाजी उस्मान परदेसी साहब, मैं तो कह रहा हूँ कायदे थैलेसीमिया, हम सब बेशक बाबा थैलेसीमिया कहते हैं, हाँ। और जिस अंदाज से इन्होंने खिदमत का जज्बा लेकर आप जैसे और दीगर लोगों की जो एक्सपर्टीज़ है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले तो ये मुझे बताइए कि आपने तमाम सूदों के साथ काम भी किया है, अब हर वक्त के साथ साथ ज़रूरतें तब्दील हो जाती हैं, और हाजी साहब का एक सबसे बड़ा जो तुरा इम्तियाज़ है कि वो फ्री हैंड देते हैं, स्पेस बहुत बड़ा देते हैं।
कैसे देखते हैं हाजी उस्मान परदेसी साहब की इन कोशिशों को? मैं तकरीबन 30 साल से सोशल वर्किंग कर रहा हूँ। 30 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी लोगों के साथ काम किया, आई समझ के साथ भी काम किया। वो तो उन्हीं का पैनल अभी चल रहा है, फ़ख्र कुतियाना का जो नाम है उनका, उन्हीं का पैनल है। आज उस्मान के साथ काम करते हुए मुझे कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं है। वो कभी उन्होंने आके मुझे नहीं पूछा कि तूने ये क्या किया, या कभी यूँ नहीं कहा कि अकील भाई ये फ़ाइल है इसको कर दो। जब तक मेरे क्राइटेरिया में बात नहीं आएगी या मेरा फ़ाइल का पूरा पेज नहीं भरेगा, तब तक मैं फ़ाइल को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। तो आई साहब ने कभी भी मुझे इस तरह नहीं कहा कि ये करना है, अकील तुझे सही लगता है तो तू कर, नहीं लगता तो मेरी बात तुझे नहीं माननी है, फाइल देख के बात कर, ना कर। इन्फ्लुएंस जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि भाई अकील तू ये कर दे या क्या है क्या नहीं। जब तक कि आप जब तक मैं मुतमईन नहीं होऊंगा मैं फाइल आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा, एक और बड़ी चीज़, और जितना वक्त आप दे रहे हैं ना, अगर सोशल हवाले से देखा जाए तो वॉलंटियर्स कॉप्स के भी आप वैसे तो ट्रेजरर भी हैं। वॉलंटियर्स का आप समझते हैं कि जिस तेज़ी से एक ज़माने में वॉलंटियर्स सोशल वर्क की तरफ, जमातों की तरफ राग़िब होते थे, शायद वो रफ्तार अब थोड़ी सी कम हो गई है? बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल इस वक्त मैं देख रहा हूँ ना कि लोग आने के लिए जमात में तैयार इतनी आसानी से नहीं हो रहे। सही बात है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये थोड़ा यूथ की ज़रूरत है। अभी आगे जो काम आने वाला है, टाइम आएगा, सारे यूथ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सही। कि जो टेक्नोलॉजी यूथ को पता है वो ज़रा वो हमें भी नहीं पता है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए कि यूथ का होना बहुत ज़रूरी है, और हाई साहब ने काफ़ी अभी जो है ना यंग लड़कों को लेने की जो है ना उठानी हुई है कि इंशाल्लाह यूथ को आगे बढ़ाना है। क्या बात है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाजी उस्मान परदेसी साहब हमेशा से जो है वो यूथ के सेगमेंट को हमेशा से अवलियत देते हैं, और नौजवानों में बड़े मशहूर भी हैं, और बड़े चाह से वो नौजवानों की महफिलों में बैठते भी हैं और नौजवानों को गाइड भी करते हैं। कल ही मैं गुफ्तगू कर रहा था, हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इरफान डेडी जो बड़े अच्छे यूथ एक्टिविस्ट भी रहे हैं, मैं कहूँगा कि अगर जमातों में यूथ को आगे लाना है तो स्पोर्ट्स बहुत बड़ा ज़रिया होता है। और इसमें कुतियाना चैम्पियंस लीग, इससे पहले कुछ टूर्नामेंट हुए भी हैं, अभी दोबारा से कुछ प्लानिंग हो रही है इसकी। तो मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स वो वाहिद ज़रिया है कि नौजवानों को जमात के करीब लाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल इरफान डेडी इस वक्त जो काम कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह वो आगे प्लान कर रहा है। दूसरा तीसरा मैं होने वाला इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इंशाल्लाह प्लान है, वो आएंगे तो वो आपको बताएंगे। रमज़ान के बाद कुछ और जितने भी कुतियाना मेमन एसोसिएशन के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो सब तैयार हैं। रमज़ान के बाद एक बड़ा और आलीशान टूर्नामेंट होने वाला है, जिससे पहले 2 सीज़न हो चुके हैं, तीसरा सीज़न फाइनली। मैं अब मेरा साथी, मेरा दोस्त जिनसे मैं खुद बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ और मैं बड़ा काम लेने वाला हूँ, शाह सुनैन, तो आज मुझे बड़ा टैलेंटेड बच्चा वैसे ही मिल गया है। मीडिया में तो इन जैसे नौजवानों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। शाह सुनैन, क्या इरादे हैं आगे? कोई ऐसा कोई गोल बनाया हो शाह सुनैन ने कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है? अभी तो ज़िंदगी, अभी तो आगाज़ है ज़िंदगी, आगाज़ सफ़र है, आगे बहुत बड़ी डेस्टिनी आपका इंतज़ार कर रही है। कहाँ तक जाने का इरादा है शाह सुनैन? मैंने 3D एनिमेशन में मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। काम भी 3D एनिमेशन का कर रहा हूँ। 3D एनिमेशन में मतलब मुझे स्टूडियो का मतलब एक शुरू करना है, मतलब प्रॉपर 3D एनिमेशन का काम पाकिस्तान में जहाँ पे हो रहा हो। तो पाकिस्तान में 3D एनिमेशन का काम थोड़ा कम हो रहा है, इतने ज़्यादा आगे अब तक पहुँचा नहीं है, हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। तो उसकी मेरी एक गोल है कि पाकिस्तान में 3D एनिमेशन को आगे लेके 3D एनिमेशन में जिसमें कार्टून्स बनते हैं, कार्टून भी आते हैं, VFX भी आते हैं, एनिमेशंस आती हैं, VFX CGI कार्टून भी आते हैं। बहुत बड़ी फील्ड है ये, बहुत छोटी फील्ड नहीं है। मैं आज नहीं ये ऑफर करता हूँ कि दी मेमन TV HD का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। हमारा ऑफिस, हमारी जितनी एक्सपर्टीज़, हमारे जितनी भी चीज़ें यहाँ हैं वो हाजिर हैं। शाह सुनैन इन जैसे और कामयाब लोगों के लिए वो आएँ, अपने आप को यहाँ इक्विप करें। आपको यहाँ पे विजुअल से लेके ऑडियो की तमाम सहूलतें मैसर आएंगी। आप अपने छोटे छोटे स्क्रिप्ट बनाएं और यहीं से आप ऑन एयर भी करें हमारे ही चैनल से। इसमें उर्दू, मेमन, जिस ज़बान में आप चाहें इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारा ये प्लेटफॉर्म इन्हीं नौजवानों के लिए है ताकि उनको हम आगे बढ़ाएं, और ये ना सिर्फ कम्युनिटी में बल्कि दुनिया में कम्युनिटी का और अपने वालिदैन का नाम ऊंचा कर सकें। ये टैलेंट आपके लिए हमेशा से हाजिर रहेगा। और दी मेमन TV आज मैं कमिट करता हूँ आपसे कि आप जैसे और दीगर तमाम नौजवानों के लिए हमेशा से किसी न किसी अंदाज में शामिल रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। अब फाइनल वर्ड्स में आपसे लेना चाहूँगा कि जिस अंदाज से जो जर्नी आपकी रही है, मतलब इसका कोई मैच नहीं है, और नो डाउट कि अकील गादी जैसे लोग जब तक भी किसी भी कम्युनिटी में हैं उनको किसी न किसी अंदाज में फ़ायदा मिलता रहेगा, और आपके वसीले से आपके बहुत सारे ज़रूरतमंद दोस्तों को भी फ़ायदा मिलता रहेगा। फाइनली, जिस तेज़ी से आप और जिस लगन के साथ आप काम कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर, हमारी
दिमेम टीवी एचडी की टीम जो आप देख रहे हैं, अली गोडिल साहब हमारे सीईओ की क़यादत में इसी अंदाज से आगे बढ़ती है। और आपसे और कुतियाना मेमन एसोसिएशन के दिमेम टीवी एचडी का बड़ा गहरा राब्ता भी है। कैसे देखते हैं दिमेम टीवी एचडी की इस ट्रांसमिशन को और हमारी कोशिशों को और अली गोडिल साहब के जुनून को? मैंने माशाल्लाह दिमेम टीवी एचडी जो है इस वक्त जो सेट आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेट, और मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह जो ट्रांसमिशन चल रहा है आपका पहले रोज शुरू से ही माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और अली गोडिल को मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत कम वक्त में यूँ निकल के सामने आया है और माशाल्लाह छा गया हर जगह। मैं तो वाकई इसका मतलब एक फ़ैन हूँ कि मतलब बहुत जब भी मिलता है इतनी इज्जत से, इतनी मोहब्बत से कि मतलब छोटा बच्चा कोई मिलता हूँ आपसे इस तरह से मुलाकात करता। क्या बात है, माशाल्लाह पाक उसको इज्जत दे और उसको आपकी जो काविश है, आपकी मेहनत है माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें और आप इससे बड़ा इंशाल्लाह सेट बने। आमीन। बिल्कुल नाज़रीन कराम, बिल्कुल सही कहा अकील भाई ने कि इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। आप अगर किसी की रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट खुद ब खुद मिलती चली जाएगी, कोई आपको देना चाहे या देना चाहे। इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ आज की हमारी इस रमज़ान घराना की ट्रांसमिशन का काम करते हैं। इंशाल्लाह अगले रमज़ान घराना में किसी और घराने के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। दी मेमन टीवी एचडी में मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मोटन। मेमन टीवी एचडी लेकर आया है इस रमज़ान में आपके लिए मज़े मज़े के पकवान, मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो चलिए हम आज आकर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं मेहमान दस्तरखान में। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ दलीम, जिसको मैंने थोड़ा सा हाफ कुक कर लिया है। बीफ दलीम के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें है गेहूं और चने की दाल। मैंने इसमें और कोई इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं किए हैं और दालें शामिल नहीं की हैं। गेहूं जो है वो बहुत एक ग़ज़ाइयत से भरपूर है, तो रमज़ान में मेरे घर में ये रोज़ बनती है ये रेसिपी और रोज़ खाई जाती है ये दलीम। तो आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ चिकन हलीम। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए चिकन, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते, काले मिर्च का पाउडर, नमक, चिकन पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ऑयल। चिकन में हमने नमक, काले मिर्च, पिसा हुआ धनिया, लहसुन अदरक डालकर और हरी मिर्च डालकर इसको बॉईल कर लिया है। और ये गेहूं और चने की दाल है, इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल के इसको भी बॉईल कर लिया है। ये हाफ कुक्ड हैं दोनों चीज़ें। तो अब हम इसको यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम इसकी चूल्हा जो है वो हमने ऑन कर लिया है, पैन हमारा गरम हो रहा है। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। ऑयल गरम हो रहा है, थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता हमने डाल दिया है। चिकन में मैंने हल्दी डाल चुकी थी तो इसलिए मैं अब इसमें हल्दी नहीं डालूंगी। और मैंने गेहूं को और चने की दाल को जब बॉईल किया था तो इसमें भी मैंने हल्दी डाल चुकी है, तो मैं इसमें अब हल्दी नहीं डालूंगी, सिर्फ कड़ी पत्ता डालूंगी। कड़ी पत्ते का खुशबू निकलेगा तो हम थोड़ा सा इसमें चिकन डाल के इसको सौते कर लेंगे चिकन को। मुझे तो बड़ा अच्छी सी एक कड़ी पत्ते की स्मेल आ रही है।
फ्राई हो चुका है। हमने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन में नमक, काली मिर्च का पाउडर, लहसुन अदरक पेस्ट, पिसा हुआ धनिया, चिकन पाउडर सब डाल के हम इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे पानी चाहिए। पानी डालूंगी। मैंने दालें बिल्कुल नहीं डाली हैं, चने की दाल भी बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। समझे मैंने एक बिल्कुल छोटी सी इस तरह की एक प्याली इसमें ये चने की दाल डाली है और मैंने इसमें डाला है 1 पाव जो मैंने गेहूं लिए हैं। गेहूं में बहुत ताकत होती है और रमज़ान में मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर में रोज़ बनाऊँ ये वाली हलीम। आप लोग भी बनाइए, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी और बिल्कुल क्विक रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। आप लोग इसको गेहूं और चने की दाल को पहले से बॉईल करके डीप फ्रीज़र कर सकते हैं और जब आपको बनाना है आपने निकाला, चिकन को बॉईल किया और इसको झटपट आप लोग बना के अपने दस्तरखान की ज़ीनत बना सकते हैं। आप देखें मैं अभी बना रही हूँ इसे और ये अभी फ़ौरन ही मिनटों में बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कमी होती है टाइम की, तो हम इसे थोड़ा सा अपनी रेसिपीज़ को हाफ कुक करके आते हैं। तो मेरा चिकन गला हुआ है। अच्छा जी, चिकन मेरा हो गया है, गला हुआ है। अब हम इसमें ये बॉयल गेहूँ और चने की दाल मिक्स कर लेंगे। डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, वन टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे पानी, ये नॉर्मल जो हम लोग हलीम बनाते हैं, दलीम बनाते हैं या जिसे हम खिचड़ा भी कहते हैं, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसके ऊपर बिल्कुल कोई भी लाल प्याज, अदरक वगैरह की कोई गार्निशिंग नहीं होती है। सिर्फ इसमें जो है ऊपर जो है पुदीना डलेगा और नींबू के साथ हम इसे खाएंगे। बहुत ही सेहत बख्श है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है। पहले हम सोचते हैं कि हलीम बनाना जो है
बहुत मुश्किल है। 1 घंटे पहले भिगाओ, 2 घंटे पहले उसे भिगाओ, फिर उसे एक लंबा प्रोसेस जो हम 1 दिन पहले से कर रहे होते हैं। मगर ये वाली हलीम जायके से भरपूर है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है और झटपट क्विक रेसिपी है। मिक्स हो गई है ये। आप देख लीजिए, ये आपको ये मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड करूँगी। नाज़रीन, ये बॉयल हो रही है। जब तक ये बॉयल होगी, जो भी नाज़रीन ऐसी ख़वातीन जो मेरे साथ आकर यहाँ पर अपनी रेसिपीज़ को शेयर करना चाहती हैं, वो मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 03352395 अब देखें, इसमें सारी चीज़ें जो है यकजा हो गई, चिकन भी और गेहूँ भी। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना। पुदीना डालकर हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। नाज़रीन, ये हमारी हलीम या हमारी दलीम जो है रेडी है। अब आप इसे खा सकते हैं रोज़े के बाद, अभी तो नहीं। हम इसे डिश आउट करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हा बंद कर देंगे। नाज़रीन, अब ये डिश हमारी तैयार है। ये डिश हमारी तैयार है। आइए नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला हम कल फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना और हमारा साथ बनाए रखिए दी मेमन टीवी HD के साथ। अल्लाह हाफिज़।
की कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jannah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। महरीन मोटन के दस्तरखान, रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद अब बारी है हमारे रहमत है मेहमान की। और रहमत है मेहमान में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत, यकीनी तौर पर जिनसे मिलकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और इनकी शख्सियत के जो भी उक़्दे आज खुले हैं ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आज आप सब भी बहुत कुछ सीखने और समझने वाले हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक़ कई घरानों से है, कई घरानों से मुलाद अगर देखा जाए तो सरकारी घराने से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपना उन्होंने एक सोशल घराना बनाया है। और क्या घराना बनाया है, मैं इनका तारुफ कराने से पहले मेरी हमारे उन शराकतदारों का ज़रूर तारुफ कराना चाहूँगा जो इस प्रोग्राम हमारे रहमत है मेहमान और हमारी रब की नेमत है रमज़ान की ट्रांसमिशन को आप सब तक लाइव पहुंचा रहे हैं। उनमें हमारे साथ हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट, और हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और पावर्ड बाय स्पॉन्सर और हमारे तमाम गिफ्ट एम्पर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। जी, बात हो रही थी हमारे रहमत है मेहमान की।
मैंने कहा कि क्या शख्सियत पाई है इन्होंने। और मोहतरम NED से 1981 में सिविल इंजीनियरिंग करके फारिगुल तहसील हुए और दुनिया के बड़े मुल्क में गए, लेकिन न जाने क्यों वहाँ जाके लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर अपने वतन की याद सताई। ये सारी बातें इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे तो शायद हम ज़्यादा इंस्पायर भी होंगे और हमारे जो दिमाग रोशन होंगे कि कौन सी चकाचौंध है वो हमें कई जगहों पे जाने से रोकती भी है और कहीं से हमें वहाँ से निकाल कर किसी और तरफ भी ले आती है। हमारे साथ हैं मोहतरम खालिद यासीन साहब। वालेकुम सलाम। खालिद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी इस नशिस्त की ज़ीनत बने हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की इस नशिस्त में आपसे बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू आपके कैरियर के हवाले से और आपके कैरियर के साथ साथ उन बच्चों के कैरियर के हवाले से जो आपके दस्ते रास्त हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारी आज की इस महफिल के एक और सेगमेंट जिसका आगाज़ हमेशा से रूह परवर नाज से होता है और हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहतरम बद्र मुनीर कादरी साहब आज मेहमान नातवा की हैसियत से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, किसी ईमान अफरोज़ कलाम के साथ आगाज़ हो जाए। तो शाहे खूबा तो जाने जाना, तो शाहे खूबा तो जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा वल्ला, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू शाहे खूबा तू सब हसीनों में सब से अव्वल मिला है हुस्ने दवा में तुझको, तू सब हसीनों में सबसे अव्वल मिला है हुस्ने दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी वल्ला है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा। मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप ते विक जांदी, मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप ते विक जांदी, तक लैंदी जुलेखा जे तक लैंदी तक लैंदी लैंदी तक लैंदी जुलेखा जे, तस्वीर मोहम्मद दी तो कहदी ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है, सच देखो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। ये दोनों जवां यारो ये दोनों जवां यारो जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। है तू भी साइम अजीब इंसान के रोज महशर
अजीब इंसान के रोज़े महशर से है घेरा सा। अरे तो जिनकी है नात पढ़ता, अरे तो जिनकी है नात लिखता, वही रखेंगे हिजाब तेरा। अरे तो जिनकी है नात पढ़ता, अरे तो जिनकी है नात पढ़ता, वही रखेंगे हिजाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या ईमान अफरोज़ और रूह परवर आगाज़। हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर पदमनीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस नशिश का इतना रूह परवर आगाज़ करने के लिए। नाज़रीन कराम, आगाज़ में मैंने मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश किया हमारे आज के मेहमान, इंतहाई लायक मेहमान मोहतरम खालिद यासीन साहब का। मैं चाहूँगा कि कुछ बातें उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे तो शायद हम ज़्यादा मज़ा ले सकेंगे उन बातों का कि इनकी ज़िंदगी किस नशे व फराज से गुजरी है। खालिद साहब, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। 1981 में तो आपने NED से तहसील हुए, लेकिन मैं चाहूँगा हम थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं कि इब्तिदाई तालीम किन इलाकों में, किन गलियों में हासिल की? एक्चुअली मेरे वालिद क्योंकि गवर्नमेंट अफसर थे और हैदराबाद में हम लोग रहते थे, उनकी हैदराबाद में पोस्टिंग थी। और जब मैं कॉलेज जाता था तो अक्सर मैं रोड पे बच्चों को देखता था, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस सिलसिले में कुछ काम करूं ताकि कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर मुझे मौका मिले बात करने का और उन्हें कुछ सिखाने का कि वो अपने माँ बाप के काम आए। और मैं पहले दिन से अपने माँ बाप से भी बहुत अटैच था और मेरी पूरी कोशिश थी कि अगर कहीं कोई तकलीफ़ मेरे माँ बाप को है तो होनी नहीं चाहिए। कितने भाई बहन हैं आप लोग सर? देखिए, हम 3 भाई और 2 बहनें। मेरे बड़े भाई पहले लेक्चरर थे गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद में, फिर उन्होंने CSS किया, फिर वो पुलिस सर्विस में आ गए और फिर वो पुलिस से तरक्की करते हुए सबसे पहले ASP थे, फिर SP, फिर DIG, फिर IG प्रेजेंट थे सिंध के मोहम्मद यामीन ख़ान। बहुत बड़ा नाम, मोतबर नाम पुलिस के शूबे का IG प्रेजेंस मोहतरम यामीन ख़ान साहब मरहूम। क्या नाम दिया आपने सर, क्या खूब। बस, और उसके बाद मेरी बड़ी, यकीन कीजिए, उनके साथ बड़ी अटैचमेंट थी। और हम 3 भाई, एक वो पुलिस में चले गए, मैं NED से मैंने इंजीनियरिंग की, और मेरी 2 बहनें जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ था सिंध यूनिवर्सिटी से पोजीशन ली थी, और मेरे छोटे भाई ने भी NED से इंजीनियरिंग की। बेचारे अब वो भी दुनिया में नहीं है, और एक फर्म हमने बनाई थी मिलके में, और वो काम करते थे, और 2-3 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई। और जी, और इस रमज़ान के तवस्सुस से वो तमाम मरहूमीन जितने भी आज हम में वो मौजूद नहीं हैं, गुज़िश्ता साल थे, इस साल नहीं है, या कई जो रमज़ान हैं, रमज़ान मुबारक महीने में हम उन्हें मिस करते हैं। अल्लाह पाक हम सब के उन तमाम मरहूमीन को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। सर प्लीज़। तो मैंने बड़ी कोशिश की, फिर मुझे मौका मिला, मैंने केमाड़ी में एक स्कूल कायम किया। स्कूल कायम किया एक बच्चे से, जब बोर्ड लगाया। इस एक बच्चे से पहले मैं हम थोड़ा सा वो एक बड़ा अहम फेज़ जो है वो आपका स्किप कर गए। आप US तशरीफ ले गए थे। हाँ, मैं NED था। हाँ, ये बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन मौका मिला था आपको अपने आप को एक्सेल करने का, जहाँ हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हो गई कि एक इंजीनियर को अमेरिका का वीज़ा मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई, और अब तो इसकी दुनिया ही बदलने वाली है। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, NED से फारिग होके मैंने जो जॉब की वो मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिली, और मेरी पहली सैलरी थी 2000 रुपये, 2000 जस्ट फॉर ₹2000 अ मंथ।
और मैंने सोचा कि यार इसमें क्या होगा, ऐसा करते हैं कि अमेरिका जाता हूँ, वहाँ बहुत कुछ करेंगे, डॉलर्स कमाएंगे, जो भी करेंगे। मैं अमेरिका चला गया, 5 साल का मल्टीपल मुझे वीज़ा मिला। मैं 10 मार्च 1981 को अमेरिका चला गया। वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया। मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है। मैं यहाँ अगर कुछ कमा भी लूँगा, गाड़ी बंगला सब कुछ कर भी लूँगा, लेकिन मैं पीछे तो अपनी फैमिली को छोड़ आया। तो 3 महीने रह के मैंने फैसला किया कि नहीं, ये मेरे लिए बेहतर फैसला नहीं किया। इसे आम अल्फाज में होम सिकनेस कहते हैं कि मतलब अपने अपनों की जो याद होती है उससे दूर नहीं रहा जा सकता, और जो आपके फ़र्ज़ है उससे भी दूर नहीं रहा जा सकता। इसलिए कि जब मैं देखता था कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी मदर, मेरे फादर जो एफर्ट्स करते थे हम बहन भाइयों के लिए, तो जब हम पढ़ गए, सब कुछ हो गया, NED से फारिग हो गए, अमेरिका चले गए। अमेरिका में जब अकेला रहा और देखा कि मेरे जो NED के दोस्त हैं वो $5-5 की जॉब कर रहे हैं, मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो मैंने गलत फैसला कर दिया। ये डॉलरों में कुछ भी नहीं रखा दोस्तों में। इस चीज़ ने कभी भी आपको चमक नज़र नहीं आई। पैसे में कभी चमक नज़र नहीं, मैं छोड़ के वापस आ गया। यहाँ आके मैंने अपना काम शुरू किया, जॉब नहीं की, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था तो जॉब छोड़ के जब मैं गया था तो जो मेरे बॉस से पूछते थे आप क्यों जा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं इस मुल्क में अब नहीं समझता कि मैं फिट हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन बाहर जाके मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत फ़ैसला किया, क्योंकि जो कुछ हमारे मुल्क में है वहाँ ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो मैं वापस आ गया। वापस आके मैंने दोबारा से काम शुरू किया। अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी। आप यकीन कीजिए, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाई, और इसी दौरान मैंने एक स्कूल की बुनियाद रखी। जो स्कूल खोला, मैंने आपको जिक्र किया कि मैंने एक बच्चे से स्कूल शुरू किया। जब मैंने स्कूल का बोर्ड लगाया तो मेरे पास एक बच्चा आया जिसका नाम है अताउर रहमान। सर, पहले मैं चाहूँगा उस अताउर रहमान से पहले, ये स्कूल कराची के किस इलाके में और वो इलाका क्यों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, किवाड़ी में मेरे फादर ने आज से 1950s में एक छोटा सा प्लॉट लिया था, वो पड़ा हुआ था। तो वो बड़े अरसे से सोचते थे कि यार क्या करें। तो मैंने उनसे कहा कि इस पर मैं बिल्डिंग बना लूँगा। तो कहते हाँ, तुम सिविल इंजीनियर हो, तुम कर सकते हो ऐसा। तो जब मैंने उसमें काम शुरू किया तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा करते हैं कि इसमें मैं स्कूल खोल देता हूँ। तो मैंने उसमें जब स्कूल शुरू किया तो मेरे पास 3 कमरे थे और 10 कुर्सियाँ थीं टोटल। तो एक मैंने बोर्ड लगाया जैक्सन स्कूल का। तो मेरे पास एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आए, उसका नाम था अताउर रहमान। अताउर रहमान, क्या बात। तो अताउर रहमान को जब उन्होंने एडमिशन मैंने दिया तो वो कहने लगे कि ये कि हम 3 दिन देखेंगे, आपके पास तो बच्चे हैं ही नहीं, अगर 3 दिन तक आपके पास कोई स्टूडेंट नहीं आए तो इसको वापस ले जाएंगे। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ी मुश्किल, चैलेंजिंग रोल आपको, चैलेंजिंग रोल। जब एक बच्चा आया और 3 दिन बाद वो भी चला जाएगा तो क्या होगा, मैं नाउम्मीद होने लगा। फिर मैंने सोचा नहीं, नाउम्मीद ये तो कुफ्र है, ये तो हो ही नहीं सकता कि आदमी नाउम्मीद हो जाए। तो मैंने अपने 2 दोस्तों से बात की, उनके 2 बच्चे थे। मैंने कहा भाई, एक बच्चा आपका मैं सुबह पिक करूँगा, दोपहर को छोड़ूंगा, बेगम से बात कर लें। तो मैंने 2 दोस्तों को तैयार कर लिया। मैंने कहा 3 दिन बाद मुझे शायद ज़रूरत पड़े, लेकिन मेरे पास ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पास दूसरे दिन ही 2 बच्चों का और एडमिशन हुआ, और मेरे पास इस वक्त तकरीबन 180-190 स्टूडेंट हर साल एनरोल होते हैं, और मेरे पास बड़ी तादाद है बच्चों की। और मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ कि देखिए, तालीम की इसलिए ज़रूरत है कि जब बच्चों को तालीम होगी तो उनके पास शऊर आएगा। जब उनको तालीम से शऊर आएगा तो उनको पता चलेगा कि उनका क्या इख्तियार है। जब उनको पता चलेगा कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो वो सही फैसला करेंगे। क़ुव्वत फैसला इनकी बढ़ती चली जाएगी। और ये क़ुव्वत फैसला में थोड़ी जो मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है सर, और इस अहम तरीन गुफ्तगू को मुझे रुकना नहीं चाहिए, लेकिन वक्फा भी बहुत ज़रूरी है हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए। तो शऊर आपको इख्तियार देता है और इख्तियार आपको फ़ैसला करने की सलाहियत देता है। इसी पर मैं कुछ देर के लिए रोकूंगा और इस बात से शुरू करूंगा, यहीं से हम आगाज़ करेंगे कि स्कूल का फ़ैसला कितना कारगर साबित हुआ। हमारे साथ रहिएगा, रहमत है मेहमान के साथ हमारे सेगमेंट में। वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया,
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन, और बड़े अहम तरीन मोड़ पे मैंने रोका था हमारी इस गुफ्तगू को, जो मोहतरम खालिद यासीन साहब से जारी थी मेरी, के शऊर आपको इख्तियार और इख्तियार आपको क़ुव्वत फ़ैसला देता है। एक बात से मैं आगाज़ करना चाहूँगा, एक सवाल से, और सवाल भी है और एक जवाब भी जो उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड दिया कि जब इनसे पूछा कि कितने बच्चे आपके, तो उन्होंने कहा क्या कहा, आप हैरान होंगे, 700 से ज़ायद बच्चे हैं मेरे। क्या बात है सर, ये 700 से ज़ायद बच्चे, यकीन तौर पे आपने अपने स्कूल के बच्चों का जिक्र किया होगा, और जिन बच्चों को इस तरह की शफकत मिल जाए, क्या चाहते हैं सर स्कूल? नो डाउट आपकी आंखों की जो चमक है वो बता रही है कि ये आपका पैशन, और पैशन भी ऐसा कि शायद आपको अब दुनिया के किसी काम की, किसी डॉलर की, किसी रुपए पैसे की अब ज़रूरत नहीं रही। तो क्या चाहते हैं इन 700 बच्चों को कहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे मोहतरम यासीन खालिद? देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें से अगर कुछ बच्चे 10, 20, 50 इस मुल्क में ऐसा काम करें कि नाम रोशन हो जाए, क्योंकि बच्चे अगर नाम रोशन करेंगे तो उससे उनके ख़ानदान का नाम रोशन होगा, हमारे शहर का नाम रोशन होगा, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि जब ये, और इसमें बहुत सारे बच्चे, आप यकीन करें, जब एडमिशन के लिए माँ बाप आते हैं ना, गरीब लोग हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं। आप यकीन करें, जब बच्चों को लेके आते हैं, 4 बच्चों को लेके आते हैं, उनके वैसे भी गरीब लोग बच्चे ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे, तो 4 बच्चों को लेके आएंगे और फिर कहेंगे कि यार ये 2 को एडमिशन दे दें। मैंने कहा भाई ये 2 को क्यों दे दें, इन बाकी 2 ने क्या बिगाड़ा है? कहने की फ़ीस नहीं है। मैंने कहा अच्छा फ़ीस नहीं है तो इस महीने इन 2 की फ़ीस दीजिए, अगले महीने इन 2 की फ़ीस दीजिए। हमने आज तक फीस ना देने पे किसी को निकाला तो है ही नहीं। क्या बात है। यानी अगर किसी बच्चे की फ़ीस नहीं आई तो हम ये थोड़ी कहेंगे यार तुम कल से स्कूल मत आना, वो इतनी कम फीस है, तो आप खाने पे उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। तो बच्चा पढ़ लेगा तो माँ बाप के तो काम आएगा, इज़्ज़त तो सबकी घराने में होगी कि बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कोई मुकाम हासिल कर लिया। गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं। असल में इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे तालीम पे पैसा खर्च नहीं किया जाता। सही। ये जो देखिए, अगर आप आबादी का तनासब और अपने बजट को देखें तो हम तालीम पे क्या पैसा खर्च करते हैं? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी ना होने के बराबर। बच्चे आते हैं ऐसे, आप यकीन कीजिए कि कभी कभी एहसास होता है कि पहले हम करते थे कि थोड़ी सी सख्ती की कि भाई यूँ करें, ऐसे करें, ऐसे करें। सर्दी आ रही है, वो यूँ काँप रहे हैं, स्वेटर नहीं है पहनने का। मैं टीचर को यार जाके बाज़ार से 10 स्वेटर ख़रीद लो, क्या है 60 रुपये 70 रुपये के मामूली से पैसे लगते हैं स्वेटर। जिस बच्चे के पास स्वेटर ना हो उसे पहना दो।
और बीमार हो जाएगा तो माँ बाप स्कूल नहीं भेजेंगे तो कहेंगे यार बच्चे का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये आपने बड़ा माँ बाप का जो जिक्र किया है सर, जिस वक्तों की आपकी अर्ली एजुकेशन हो रही थी, हमारे माँ बाप का रवैया तालीम को लेकर और आज के माँ बाप का तालीम को लेकर जो रवैया है, मैं चाहूँगा कि ये कंपैरिजन शायद आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि आप एक स्कूल को रन कर रहे हैं और एक ऐसे इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा शऊर नहीं है, इसीलिए अख्तियार नहीं है, इसीलिए क़ुव्वत फ़ैसला भी नहीं है। फैसला नहीं तो आप बताइए कि उस वक्त के पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स का जो तालीम के बारे में जो ख्याल है या बच्चों पर जो फोकस्ड है वो ज़्यादा बेहतर है या कम है? बहुत कम है। आप यकीन करें, बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर बहुत सारी बच्चे नहीं आ रहे, अगर हम उनसे पूछूं तो वो कहते हैं ठीक है बच्चा नहीं आया 15 दिन तो आपको क्या फ़र्क पड़ा। मैंने कहा मुझे फ़र्क पड़े ना पड़े आपको ज़रूर पड़ेगा। उस बच्चे को आप स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो वो उस पीछे रह जाएगा। बच्चों के साथ वो जो तालीम चल रही है उसमें वो शामिल नहीं हुआ उस 15 दिन तक। सही। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका बच्चा भी और बच्चों की तरह आगे बढ़े। आप यकीन कीजिए, मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो उनको इतनी परवाह नहीं करते, बच्चों की परवाह नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारी कम्युनिटी में भी मैंने बहुत देखा, आप बेसिकली यूसुफजई फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, मेमन कम्युनिटी की मैं बात करूं कि अगर कुछ एजुकेशन की तरफ रग़बत है भी तो उसमें बहुत ज़्यादा नो डाउट कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स में अगर फादर को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस ओरिएंटेड है, हमारी कम्युनिटी भी सारी। आप समझते हैं कि अगर उन लेस प्रिविलेज एरियाज़ में भी अगर ज़्यादा फोकस अगर कुछ है भी वो भी मदर्स की तरफ से ज़्यादा है या फादर्स की तरफ से ज़्यादा है? आप इसको कैसे देखते हैं? मदर की तरफ से। आप यकीन कीजिए, बहुत सारे, एक वाक़या में थोड़ा सा सुना। जी बिल्कुल, ज़रूर। एक खातून मेरे पास आई, स्कूल में 90% तो सारी बुरखे में आती हैं, बुरखे में आई तो कहने लगी आप मेरे बच्चे को सज़ा दें। मैंने भाई क्यों सज़ा दें आपके बच्चे को? कि नहीं ये बहुत बदतमीज़ी मुझसे घर पे करता है। तो मैंने कहा आप अपने शौहर को बताएं ये बात। स्कूल तो हमने तालीम के लिए खोला है, कोई थाना थोड़ी खोला है, हम इसको कैसे सज़ा दें? क्या आप बता दें, ये तो कर ही नहीं सकते। कहली नहीं, अगर मैं इसके बाप को बताऊंगी कि ये इस तरह बदतमीज़ी करता है, ये करता है, वो इसे मारेगा तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, इसकी पिटाई होगी और फिर ये स्कूल जाना भी छोड़ देगा और ये इससे भी जाएगा। मैंने कहा बस ये हो सकता है कि आप अपने शौहर को मेरे पास भेज दें, मैं उन्हें समझा दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। सर, तालीम एजुकेशन को आपने बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर लिया है और कमोबेश को 20 साल से ज़ायद करसा हो गया आपके इस स्कूल को। वो स्कूल जहाँ एक बच्चा जो है वो आपको रखना और चैलेंज बन गया था आपके लिए कि इससे मज़ीद 2-4 दिन हफ्ता पर रखना है ताकि और लोग आ जाए। आज वो 700-800 बच्चों पर मुश्तमिल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जब इस किस्म का बाप उन बच्चों का मौजूद हो जिसको पैसे से कोई रग़बत नहीं है, वो चाहता है कि हर बच्चा आसपास का, अड़ोस पड़ोस का आपके स्कूल से मुस्तफ़ीद हो सके। इन हालात में आप समझते हैं एजुकेशन का मयार, क्या हम सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं या हम तरबियत के उनसर को, बाकी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, हम तरबियत के उनसर को भूल चुके हैं? तरबियत जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका जिक्र आपने अपने सवाल में भी किया कि एक माँ आके वो तरबियत जो इसे घर से मिलनी चाहिए थी वो तो नहीं मिली। शायद स्कूल से भी हम वो चीज़ें फरामोश करते चले जा रहे हैं। स्कूल में भी इस चीज़ की बहुत कमी है। आप यकीन कीजिए कि जो स्टाफ हमारे जो टीचर्स हैं वो उनको भी हम बहुत ट्रेन कोशिश करते हैं कि वो ट्रेन हो, क्योंकि स्कूल में अगर उनकी तरबियत नहीं होगी तो तालीम का फ़ायदा नहीं है। अगर तालीम हासिल करके वो अपनी माँ और बाप से बदतमीज़ी करेगा तो ऐसी तालीम को आप क्या करेंगे? उसको ये पता ही नहीं होगा कि उसको क्या उसको ज़िंदगी में उसे क्या करना चाहिए, उसको रोड पे कैसे चलना चाहिए, बड़े से कैसे बात करनी चाहिए, बच्चे से कैसे बात करनी चाहिए। जब तक कि उसकी तहज़ीब उसके अंदर नहीं आएगी, अदब नहीं आएगा, वो तालीम उसको उतना फ़ायदा, तालीम हम देते इसीलिए कि ये सब चीज़ें आएँ। क्या बात है, बहुत खूब। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तालीम में स्ट्रीट स्मार्टनेस का जो उनसर पहलू जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ से घटता चला गया। इसकी मिसाल मैं थोड़ी सी देता हूँ कि एक आम बच्चा, हमारे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा जब सड़क क्रॉस कर रहा होता है तो उसको बड़े खदशात, यानी कि उसका डर और खौफ उसके आँखों का, और नो डब एहतियात अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो एतमाद नहीं। बिल्कुल उसके बरक्स मैं अगर एक सड़क शाप बच्चा जो ज़िंदगी सड़क पर गुजार रहा है, फुटपाथों पे ही सो रहा है, वहीं से उठ रहा है,
उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसी रोड को क्रॉस करने का वो इंटायरली डिफरेंट होता है। वो नो डाउट कि वो बदएहतियाती अपनी जगह, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका बात करें, क्या हम समझ रहे हैं कि हमारी तालीम जो है ना वो एतमाद और वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो देने में नाकाम हो रही है, जो बिना तालीम के भी किसी में आ रही है। तो क्या हमारा फोकस स्कूलों का इस तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। असल में बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पास शऊर आने से पहले पैसा आ गया। क्या बात है। वो जो पैसा आ गया ना, उसने तमाम कदरें ख़त्म कर दी। वो सिर्फ उनकी नज़र में पैसा रह गया और बड़ी बड़ी काली गाड़ियाँ रह गईं। आप देख लीजिए क्या होता है रोडों पे। बच्चों को तालीम भी पैसा हासिल करने के लिए कि बड़ा होके पैसा कैसे कमाएगा। तो कौम के पास पहले शऊर आना था, फिर पैसे आना था। अब चंद लोगों की वजह से फिर लोग उनको देखते हैं कि देखें ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये माशरे की बिगाड़ है कि आपका शऊर से पहले पैसा आ गया कुछ लोगों के पास। मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोगों को, लेकिन उनके असरात भी होते हैं। आप थोड़ी सी चीज़ भी किसी में मिला दें तो वो चीज़ सारी ख़राब हो जाती है। तो माशरे के अंदर, स्कूलों में और जगहों पे पैसा पहले आ गया। उन लोगों में, उन ख़ानदानों में, उन घरानों में उतना शऊर नहीं है जितना पैसा है। प्राइवेट स्कूल्स और हमारे गवर्नमेंट स्कूल का तो कोई मवाजना ही नहीं है। आपने आगाज़ में ही कहा कि जो चुटकी भर बजट हम एजुकेशन पे रखते हैं, मैं तो कहता हूँ अगर वो भी सही तरह से खर्च हो जाए तो शायद कुछ को अच्छी उम्मीद है। कैसे देखते हैं, क्यों हुकूमतें जो है इस सिस्टम को, और अगर मैं तो कहूँ शहर तो अब भी बेहतर है, कुछ सहूलत तो है, हमारे रूरल एरियाज कुछ भी नहीं है। मैं तो इतना ट्रैवल करता हूँ, देखता हूँ। अब यकीन कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं और बड़ा अफसोस होता है कि कौम के ये जो बच्चे हैं यही तो आगे चल के कौम को चलाएंगे। इनके अंदर तो वो शऊर नज़र कम में आता है, सब में नहीं आता। सिर्फ एक ही रेस रह गई है कि यार वो उसके पास ये हो गया, उसके पास ये हो गया, हमारे। अरे भाई, मेहनत से ही सब कुछ होगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। सर, स्मार्टनेस दीगर तमाम शोबों के अलावा एतमाद की स्मार्टनेस मैंने आपसे जिक्र किया। एक स्मार्टनेस आजकल जो IT का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, जिस एज ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, मेरे ख्याल से आप उन खुशकिस्मत लोगों में से मौजूद हैं जिन्होंने ये रेवोल्यूशन अपनी आंखों के सामने देखा है। एक वक्त था कि जब लिखने के लिए भी वो जदीद चीज़ें नहीं थी, अब लिखने की ज़रूरत नहीं, आप कहते हैं और लिखता चला जाता है कंप्यूटर। तो आप ये जो जदीदियत है, इसके साथ आप जैसी उम्र के लोग जिन्होंने 81 में NED से फारिगुल तहसील हो चुके थे, ये इन चीज़ों को बैलेंस कैसे कर पाते? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। देखिए, मैंने अभी कुछ अर्से पहले पूरा अपना कंप्यूटर रूम पहले ही चल रहा था, लेकिन अब मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में बच्चे कंप्यूटर पे काम करते हैं माशाल्लाह। मेरे स्कूल में 2 लड़कियां ऐसी हैं जो एक्सपर्ट हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उनका काम देख के। तो मैंने कहा चलो इनका इम्तहान लेते हैं, ये किस काबिल हैं। तो क्यों, मैं बिल्डिंग्स बनाता हूँ, तो वो 8th क्लास की लड़की है। मैंने उसको अपनी एक बिल्डिंग का नक्शा दिया कि ये ड्राइंग से मेरी बिल्डिंग की, ये आप दूसरी बना दें। तो उस बच्ची ने 8th क्लास की लड़की है, उसने वो ड्राइंग मुझे 3 दिन में बना के दी। जबकि मेरे ऑफिस के अंदर जो ड्राफ्टमैन काम करता है, जो 50,000 रुपये महीना तनख्वाह लेता है, वो उसके 2 हफ्ते लेता है ड्राइंग बनाने के। क्या बात है। तो मैंने उस बच्ची के वालिद, उस बच्ची को अपने वालिद को बुलाया मेरे पास। वो स्टेट बैंक में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। माशाल्लाह। मैंने उनको बुलवाया, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैंने इतने सालों में आज तक पेरेंट्स को जो मैं बुलवाता हूँ, वो कहता हूँ आपके बच्चे ने ये कर दिया, इसने पढ़ा सही नहीं, इससे टीचर से बदतमीज़ी कर दी, लड़कों से लड़ाई कर ली, ऐसा कर लिया। मैंने आज आपको इसलिए बुलवाया है कि आपकी बच्ची ने जो काम किया है, मैं इतनी तारीफ़ से मैं बता ही नहीं सकता कि मुझे इतनी दिली खुशी हुई है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप इन बच्चियों को आगे तक जाने दीजिएगा, इनकी पढ़ाई को पूरा कंप्लीट कराइएगा, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चियाँ आगे बढ़ें, क्योंकि इनमें जो टैलेंट मैं देख रहा हूँ, आप यकीन कीजिए मैं तो हैरान रह गया इनका काम देख के। क्या बात है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ से साकी। देखिए, वो बच्ची जिसको आप सोच भी नहीं सकते, जिसने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं, वो उसने 3 महीने में बैठ के इतना सीख लिया। और क्या वो स्पीच करती है। कोई ऐसा नहीं है कि उसके वालिद की कोई गाड़ियाँ हैं या बंगले हैं, या वो कहीं ऐसी जगह की पड़ी हुई है, या ऐसा माहौल है। किमाड़ी के माहौल में एक छोटे से घर में रहने वाली वो बच्ची है, बाप उसका गार्ड की जॉब कर रहा है। अब अगर इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए।
क्या आप समझते हैं कि हमारे लेस प्रिविलेज एरिया, अगर हम इन्हीं रूरल एरियाज की तरफ भी हम देखें तो हमारा एक बहुत बड़ा चंक, स्मार्ट बच्चों का चंक जो है वो ज़ाया कर देते हैं, कर देते हैं, बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं। इतना टैलेंट है, क्या देखिए क्या टैलेंट है। आप अगर इनको कंपेयर, मैं एक दफ़ा आपको मैं बता रहा हूँ, मैं एक दफ़ा मैं कनाडा जाता हूँ तो मेरी जेब में एक लेटर था, मुझे 7th क्लास की एक बच्ची ने दिया था, मैंने जेब में रख लिया कोट में। मैं चला गया अमेरिका में, कनाडा में अपनी बहन के घर बैठा था, कोट में से निकाला पेपर तो इंग्लिश में लिखा था। तो मेरी बहन की बेटी बैठी थी, उसकी दोस्त बैठी थी जो कैनेडियन है, गोरी, वो स्कूल में पढ़ाती थी। मैंने उसको कहा ये ज़रा लेटर पढ़ें, बच्ची ने मुझे लिखा है, बताइए कि ये किस लेवल का लेटर है और आपके स्कूल में स्टूडेंट क्या फ़ीस देते हैं। मैंने कहा ये बच्ची की फ़ीस $1 है, $1, जिसने ये $1 महीने की। तो आप बताइए कि आपके स्कूल में इस लेवल की स्टूडेंट का क्या फ़ीस होगी। कहने कम से कम $4000। तो बच्चे तो वही हैं जो अमेरिका में, कनाडा में हैं, उनके भी 2 आँख ही। तो मैं लेक्चर में ये कहता हूँ कि पहली दफ़ा बच्चों को ये सोचना चाहिए कि वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि उनकी भी 2 आँखें हैं, 2 हाथ पैर हैं, 2 नाक है। वो अगर उन्होंने ये सोच लिया कि हम किसी से कम नहीं हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर ये सोच आ गई कि नहीं हम तो कम है, हम कैसे करेंगे, तो फिर नाउमीदी शुरू हो जाएगी और नाउमीदी को अपने आप को कम ना समझो। ये आखिरी मैसेज मोहतरम खालिद यासीन साहब ने जो हमें दिया है कि अपने आप को कमतर समझना ही शायद अपने आप को मज़ीद कम कर देने के बराबर है। जब तक ऊंचे ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो और बड़े ख्वाब की ताबीर के लिए शऊर हासिल करो इल्म से, और इसके बाद इख्तियार और फैसला खुद ब खुद आपकी तरफ आता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद यासीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं ज़रूर चाहूँगा जिस तरह से हर मेहमान से हम हमारे इस स्टूडियो, हमारे इस द मेमन टीवी की जो जर्नी है उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात कुछ भी लेते रहते हैं। आपका आज का ये पहला तजुर्बा हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की हमने कि इस स्कूल को, इस स्टूडियो को एक वेल इक्विप्ड नहीं बहुत ज़बरदस्त। अब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था जो मैं उनके रऊफ़ तबानी के साथ आया था यहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे पूरा आपका इतना अच्छा स्टूडियो है और ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। इससे कौम को कुछ तो बेहतरी में आएगी। ये जो कोशिश है अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन किराम, हमारे रहमत मेहमान का ये सेगमेंट यहीं अपने ख्ताम को पहुँचा है। खालिद यासीन साहब से यकीन तौर पर गुफ्तगू कुछ चश्नगी रही है। आगे किसी और मौके पर मौका मिला तो इंशाल्लाह इनके स्कूल की तरफ जाएंगे, उनके स्कूल को भी देखेंगे और पूरा एक प्रोग्राम वहाँ पे कवर करके इंशाल्लाह आप सबके सामने लाएंगे। मेमन टीवी पर ही आप देखेंगे। इस वक्त अब इस सेगमेंट की इख्तिताम की तरफ चलते हैं और इख्तिताम से पहले मैं मुल्तमिस हूँ एक बार फिर मोहतरम बदर मुनीर साहब से कि कादी साहब एक रूह अफ़ज़ा और ईमान अफरोज़ कलाम हो जाए। काशी करते हुए कलाम पेश करता हूँ। या नबी नुस्ख़ाए तस्ख़ीर को मैं जान गया, या नबी नुस्ख़ाए तस्ख़ीर को मैं जान गया, या नबी नुस्ख़ाए तस्ख़ीर को मैं जान गया, जान गया, जान गया। उसको सब मान गए, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर, हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर, हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर, आई नजर, आई नजर। जब मेरा गुंबद खज़रा की तरफ ध्यान गया, जब मेरा गुंबद खज़रा की तरफ ध्यान गया, जब मेरा गुंबद खज़रा की तरफ ध्यान गया,
हर मकाम वालों को करता हुआ हैरान गया, हर मकाम वालों को करता हुआ हैरान गया, हर मकाम वालों को करता हुआ हैरान गया, हैरान गया। ला मक्का में मेरा पैगंबर ज़ीशान गया, ला मक्का में मेरा पैगंबर ज़ीशान गया, ला मक्का में मेरा पैगंबर ज़ीशान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। मरने के बाद सवाल जवाब होंगे, जब मेरे आका का जलवा दिखाया जाएगा क्या कहेगा शायर? शायर कहता है, जैसे बरसों से मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों से मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों से मुलाकात रही हो उनसे, मुलाकात उनसे, मुलाकात उनसे, कब्र में देखते ही, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया। उसको सब मान गए, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया गए रमज़ान, रब की नेमत है 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 रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।